नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां दहल गया मॉस्को। 150 ड्रोन से हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर 150 से ज्यादा ड्रोन से हमले को लेकर आज खबर बड़ी है और मॉस्को दहल उठा है। एक बार फिर यूक्रेन ने पुतिन को दे दी है चुनौती। थोड़ी देर में एक एक डिटेल आपके सामने। वहीं रूस पर हमले से पहले नेटो और यूक्रेन की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा। क्या नेटो के इशारे पर ही रूस पर हमले को दिया गया अंजाम? बड़ा सवाल एक्सपर्ट से करेंगे। साथ ही तीसरी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का 50 रॉकेट से हमला, जहां आपको बता दें प्रीएम्प्टिव अटैक का ये बदला। हिजबुल्लाह ने फिर एक बार इजराइल पर बड़े हमले को दिया है अंजाम। वहीं हमास ने इजराइल को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन आपके सामने। वहीं ताइवान से फिलीपींस तक चीन की हमले की तैयारी को लेकर भी आज खबर है, जहां चीनी सेना ने अब से कुछ ही देर पहले ताइवान स्ट्रेट में बड़ी डिप्लॉयमेंट की है। इसका मतलब क्या है? फिलीपींस भी अब चीन के टारगेट पर है। बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले वॉर जोन से आ रही वो तस्वीरें, जहां रूसी वेपन स्टोर पर यूक्रेन के अटैक की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें गाइडेड एरियल बॉम्ब से बड़े हमले को दिया गया है अंजाम और रूसी मिलिट्री बेस के कैसे उड़े परखच्चे। तस्वीर देखिए। और खार्किव में आपको बता दें रूसी टैंक पर ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। सुसाइड ड्रोन से यहां रूसी टैंक पर वार किया गया। जोरदार धमाके के बाद उठा आग का गोला। अब डोनेट्स्क में रूसी असॉल्ट ग्रुप पर अटैक को लेकर भी खबर है, जहां यूक्रेन के एयरबोर्न ब्रिगेड का यह वार था। रूसी हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया। तस्वीरें एक साथ आपके सामने जा देखिए किस तरीके से रूसी वेपन स्टोर पर यूक्रेन के अटैक की ये तस्वीर आई है सामने। वहीं खार्किव में ही रूसी टैंक पर ड्रोन अटैक के बाद आग के गोले में तब्दील हुआ ये तस्वीर आपके सामने, रूसी टैंक में मची उस तबाही की। वहीं डोनेट्स्क में रूसी असॉल्ट ग्रुप पर अटैक की भी तस्वीर सामने आई है। और लुहांस्क में यूक्रेन का MLRS अटैक। एक और खबर है रूसी सेटलमेंट को तबाह करने को लेकर, जहां यूक्रेनी फोर्स ने एक साथ कई मिसाइलें भी दागी हैं। ये देखिए तस्वीर। और अब लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर, जहां जानिए कैसे रूसी सेना के साथ आमने सामने की इस जंग के बाद ये तस्वीर सामने आई। देखिए जबरदस्त फायरिंग का ये वीडियो। यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड ने नोवोबोदियन पर कब्जे का कर दिया है दावा। और इस वक्त आपको बता दूं खास मेहमान हमें कर चुके हैं ज्वाइन, जहां मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर राजन कुमार इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन, और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। सबसे पहले शरदेंदु सर आप ही से सवाल, क्योंकि यहाँ पर ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से उन तमाम मूवमेंट्स को ट्रैक और ट्रेस करते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें दबदबा कायम करने की इस जंग में इंपॉर्टेंट है कि कैसे अभी भी ट्रैक और ट्रेस करते हुए उन तमाम डिप्लॉयमेंट्स को सीधे हिट करने के बाद तस्वीरें जारी की गई हैं।
देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 15 दिनों से जो यूक्रेन के हमले जारी हैं, वो पहला कोर्स में जिस तरीके से सरप्राइज अटैक किया और आज की डेट में लगातार देखिए ड्रोन से हमले हुए जा रहे हैं और इसमें जो रशियन आर्मी के मिलिट्री बेस और जो ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में रूस का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। रूस को एक बार फिर से अपने एयर डिफेंस को रीलुक करना पड़ेगा, अपने सारे वीपीएस की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, एयर डिफेंस देना पड़ेगा। लेकिन साथ में देखिए रूस का ऑपरेशन ईस्टर्न यूक्रेन में चल रहा है। डोनेट्स्क और डोनेट्स्क का जो इलाका है वहां पे ऑपरेशन चल रहा है और जो उनका सबसे बड़ा एक लॉजिस्टिक बेस है यूक्रेन का, पोक्रोवस्क, जो कि अब वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया। अगर वो किसी भी तरीके से रशियन आर्मी कैप्चर कर लेती है तो यूक्रेन की फोर्सेस क्रम्बल कर जाएंगे, उनका सप्लाई रूट कट जाता है और ये चारों स्टेट में जिस तरीके से सप्लाई जारी है वो बाधित होती है। और साथ में इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम कि कोर्स में वो किस तरीके से यूक्रेन को उसके सप्लाई को काट के वहां से बेदखल करते हैं। तो रशिया को एक बड़े प्लान पे सोचना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में जो रशिया में हो रहा है यही यूक्रेन था 2 साल से जो बैठा था, उसके तरफ से कोई हमले नहीं हो रहे थे। सर, सवाल मैंने इसीलिए इस वक्त जारी की गई तस्वीरों के आधार पर किया था। हालांकि जिस तरीके की प्लानिंग को लेकर रशिया अब एग्जीक्यूट करने को लेकर बात कर रहा है, उस बारे में आगे भी बड़ी खबर और खुलासा होगा आपके सामने। उससे पहले एक और वॉर फ्रंट से आ रही तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए इजरायल में कार बम धमाके के बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि यहां मचे इस हड़कंप में यह साफ हो गया कि कैसे गुज इत्जियन में ताबड़तोड़ फायरिंग को अंजाम दिया गया और यहां पर आईडीएफ ने 3 हमलावरों को मार गिराने का भी किया है दावा। अब वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के बड़े ऑपरेशन को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि वेस्ट बैंक में जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसमें नूर अल शम्स में हमास के ठिकानों पर अटैक को लेकर खबर आ रही है और इजरायली सेना ने 3 हमास लड़ाकों को यहां मार गिराया है। और अभी आपको बता दें ये इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट न्यूज है, जहां खार्किव में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है और रूसी मिसाइल हमलों से दहले खार्किव को लेकर इस वक्त की ये लेटेस्ट न्यूज, जहां रूस ने मॉस्को हमले का विध्वंसक बदला लिया है। हालांकि हमले में तबाह हुई कई इमारतों की तस्वीरें अब आपके सामने। इसी हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और यही सवाल मैं इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कर रही थी कि आखिर किस तरीके से अब हालात और ज्यादा एग्रीवेट और इग्नाइट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ये बड़ी खबर और तस्वीर खार्किव से सामने आ रही है, जहां रूस ने बड़े हमले को दिया है अंजाम और रूस ने अब खार्किव पर कई मिसाइलें दागी हैं। हालांकि रूस ने मॉस्को हमले का क्या ये विध्वंसक बदला ले लिया है। हमले में तबाह हुई इमारतों की तस्वीर आपके सामने। जीडी बख्शी सर, सवाल इस लिहाज से कि अब रूस किस एक्सटेंट तक जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि रूस जाहिर सी बात है किसी तरह की वेट एंड वॉच पॉलिसी नहीं अपनाता, सीधा हमले का दायरा बढ़ा देता। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो रूस है अब धीरे धीरे इस जंग में हावी हो रहा है। जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि वो जो ईस्टर्न यूक्रेन में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, स्लो बट स्टेडी एडवांस वो लगातार करते आ रहा है और इसके चलते वो पोक्रोवस्क जो है, जो बड़ा भारी लॉजिस्टिकल सेंटर और कम्युनिकेशन हब है, वो अब कुछ ही दिनों में गिरने वाला है। अगर वो गिर गया तो पूरे ईस्टर्न फ्रंट में रूस हावी हो जाएगा। वो जो है क्रामातोवर्स्क और स्लोवियांस्क की तरफ उसका एडवांस है, दनीपर तक वो एडवांस कर सकता है। और ये जो कुर्स्क में हमला किया था यूक्रेन ने, इसलिए किया था कि काफी सारी रूसी फौजें डाइवर्ट हो जाएं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, कुर्स्क की तरफ। लेकिन रूस ने अपना जो है एम बिल्कुल पक्का रखा है कि वो फतेह करना चाहता है दोनबास में पूर्ण रूप से, क्योंकि वो इलाके को लेकर ही ये सारा झगड़ा फसाद शुरू हुआ था। वहां रूसी भाषी लोग हैं और पूरी दोनेत्स्क की जो 60% उसने कैप्चर कर लिया था, 40% जो रह गया उसको भी वो पूर्णतः कैप्चर करना चाहता है। इसलिए उसने ईस्ट से कोई फौजें नहीं हटाई, बल्कि अपने चेचेन और वैगनर लड़ाके लाके वो कुर्स्क को चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे लगता है थोड़ी ही देर में वो अपनी फायर पावर से काफी नुकसान, जो कोई 12 से 15 हजार
फौज ने वहां अटैक किया था और उनमें से कोई 7,000 के करीब वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मार डाले हैं। बहुत इसको लेकर एक सवाल करूंगी क्योंकि बख्शी सर खबर तो आज ये भी आई करने का चांस है। सर खबर तो ये भी आई कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस को दहला दिया गया है और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में मचे हड़कंप को लेकर खबर बढ़ी थी। आपको बता दें रूस में 150 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं और यहां पर दावा यही किया जा रहा है कि रूस में रात भर यूक्रेन से विध्वंसक वार होता रहा और हमलों की वजह से मॉस्को में कई उड़ानों तक को रोकना पड़ा। तो ये बड़ी खबर आज सामने आई जिसमें दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया कि कैसे वो अब सीधे मॉस्को तक वार कर रहा है और हकीकत ये कि रूस में रात भर यूक्रेन से विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया, यहां तक कि कई उड़ानों को भी रोकना पड़ा। हालांकि रूस पर हमले का अब सबसे नया वीडियो भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, कई तस्वीरें ये सामने आई हैं कि कैसे अब मॉस्को के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये हमले का वीडियो बताया जा रहा है और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आए यूक्रेनी ड्रोन्स की भी ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि एनर्जी स्टेशन पर यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन कैसे गिरा, देखिए तस्वीर। तो अब यूक्रेन जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस को वो टारगेट कर रहा है। यही वजह है कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का वीडियो जारी किया गया है जो मॉस्को में है और रूस पर हमले का ये लेटेस्ट वीडियो जिसमें देखिए कैसे बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आ रहा है ये यूक्रेनी ड्रोन और एनर्जी स्टेशन पर जा गिरा यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन। और मॉस्को की ही आपको बता दें मॉस्को की बड़ी इमारत में भीषण आग से मचे हड़कंप की भी एक तस्वीर सामने आई है। ये डाउनटाउन मॉस्को में आग से अफरा तफरी की तस्वीर है। क्रेमलिन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर लगी ये आग और इमारत पर ड्रोन हमले की आशंका। साथ ही आपको बता दें मोस्कोवा नदी के किनारे सरकारी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा था जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया गया। ये डाउनटाउन मॉस्को में आग से अफरा तफरी की वो तस्वीर है जहां इस आग पर काबू पाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया और मॉस्को की इमारत में लगी इस भीषण आग की तस्वीर आई है सामने। तो ये देखिए 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने जहां यूक्रेन के ड्रोन हमलों से किस तरीके से सीधा मॉस्को पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 150 से ज्यादा ड्रोन हमलों का ये जो दावा किया गया है उसके तहत बड़ी खबर ये सामने आई कि रात भर एक स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमलों के लिए चलाया गया। वहीं एनर्जी स्टेशन पर यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन जिस तरीके से गिरा उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वहीं मोस्कोवा नदी के किनारे एक बिल्डिंग को कैसे टारगेट किया गया ये तस्वीर भी आपने देखी और ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रेमलिन से महज 3 किलोमीटर दूरी पर है। मॉस्को में एक और जगह बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और यह हमला हुआ ऑयल रिफाइनरी पर। आपको बता दूं प्रचंड हमला हुआ है मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर। यूक्रेन का ये एक और ड्रोन अटैक है और हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि रिफाइनरी से लगे इलाकों में लगी आग से दहशत की भी ये तस्वीर देखिए जिसमें एक बार फिर से तस्वीरें सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर सीधे अब मॉस्को में टारगेट किया जा रहा है। और ये मॉस्को में उस जगह पर हमला हुआ जहां एक ऑयल रिफाइनरी थी। एक और तस्वीर अब आपके सामने रखेंगे जहां देखिए किस तरीके से रूस की राजधानी मॉस्को में विनाशक हमलों को लेकर खबर आई कि रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले से दहशत मची हुई है। इसमें लोकेशन से सुपिनो इलाका साथ ही पुडलस्क इलाका जिन्हें टारगेट किया गया है और रूसी एयर डिफेंस ने जिस तरीके से यहां 5 ड्रोन गिराए हैं। मॉस्को के मेयर सुबियानिन की तरफ से इसको लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। हालांकि रात भर जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर यूक्रेन ने सीधे मॉस्को को दहलाने की कोशिश की है उसी के तहत यह तस्वीर अब सामने आई है कि आखिर किस तरीके से अब यूक्रेन सीधा मॉस्को को दहलाने में जुटा हुआ है। और ये वजह भी सबसे बड़ी समझनी जरूरी है एक्सपर्ट्स के जरिए कि आखिर यूक्रेन अब हमलों का दायरा तो बढ़ाता जा रहा है लेकिन अब सीधे मॉस्को को टारगेट कर रहा है। अब आपके सामने एक साथ कुछ तस्वीरें रखती हूं क्योंकि अभी तक यूक्रेन ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसमें पहली बात यह साफ हो गया कि सीधा मॉस्को को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मॉस्को में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात की लोकेशन इंपॉर्टेंट उस लिहाज से भी है जहां कुछ रिहायशी इलाके भी
भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और चौथी और महत्वपूर्ण बात यह कि अब जिस तरीके से हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें सीधा यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस के अंदर घुसकर हमलों को अंजाम दे रहा है। इसलिए ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बड़ी इमारत पर हमले को अंजाम दिया गया और भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई है। प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे भी इस लिहाज से करूंगी क्योंकि रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है, फ्यूल टैंक को तबाह कर दिया गया है राजन सर, और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि कोवा पावर प्लांट पर अटैक हुआ है, गैस फील्ड तक को टारगेट किया गया है। ड्रोन से जिस तरीके से भीषण हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, यही बार बार मैं दोहरा रही हूं कि सीधे मॉस्को के अंदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। सुरभि, सबसे पहले तो यह बता दूं कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम कर रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है देख के आपको। लेकिन इसमें 3 बातें मैं बोलना चाहूँगा कि पहली बात, मैं रूसी मानसिकता आपको बता दूं कि रूस के लोग हैं, और मैं बिल्कुल मैं चूँकि काफ़ी इस पर रिसर्च किया हूँ इसलिए वो बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि रूसी मानसिकता यह है कि वो उनकी मानसिकता है कि हम मरेंगे लेकिन लड़ेंगे। तो पहली तो यह मान के चलें कि रूस वहाँ से हटने वाला, हारने वाला या भागने वालों में से नहीं है। उसके इतिहास के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात कि पुतिन के साथ पुतिन के जो रिजीम है वहाँ पे काफ़ी खलबली मची हुई है अंदर में। वह इसलिए क्योंकि पुतिन अभी तक इस वॉर को इस तरह से दिखा रहे थे कि वॉर बॉर्डर पे चल रहा है, लेकिन जो वहाँ पे सिटीज़ हैं, चाहे वो मॉस्को हो या सेंट पीटर्सबर्ग हो या दूसरे जो शहर हैं, वहाँ पे वो यह बता रहे थे कि वहाँ पे शांति रहेगी, वहाँ पे जो कार्यक्रम, उनके जो प्रोग्राम्स हैं बिल्कुल वैसे ही चलते रहेंगे जैसे किसी भी समय चलता था। लेकिन अब यह स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। वहाँ के लोगों को, खासकर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में यह लगने लगा है कि वह भी अब अटैक के दायरे में है। और इससे परेशानी केवल मॉस्को में नहीं है। अभी आप इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर यूके का है, वहाँ के एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि इससे खलबली पूरी यूरोप में भी मची हुई है। यूरोप में यह मची हुई है कि उन्होंने यूक्रेन को यह बोला था कि आप अपने क्षेत्र में ही एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू दनियस्क और लुहांस्क में आप अटैक करेंगे, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए वो कर्स्क के रीजन में जा चुके हैं। और प्लान यह भी बताया जा रहा है कि कर्स्क का रीजन में अटैक इसलिए हुआ था क्योंकि यूक्रेनियन जो जेलेंस्की हैं वो चाहते हैं कि ज़पोरिज़िया अगर न्यूक्लियर प्लांट बाद में अगर निगोशिएशन हो तो रशिया उस पर अगर क्लेम करे तो हम भी उसके कर्स्क को अपने कब्जे में लाके फिर निगोशिएट कर सकते हैं, ताकि जो उनका जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वो उनके पास ना चला जाए। तो इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन काफी खलबली मची हुई है रूस में ही नहीं, पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। और लगता है यूरोप को भी लगने लगा है कि अब दायरा काफी बढ़ चुका है। थिंक सो कि ज़ेलेंस्की पोजीशन पर इस वॉर फ्रंट में कहीं स्टैंड करते हैं कि वो नेगोशिएट करने तक की सोच सके? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसमें अब सीधा वार मॉस्को पर हो रहा है। और अगर वार मॉस्को पर होता है तो पुतिन चुप रहने वाले नहीं है। खबर यही है मॉस्को के पास यूक्रेन के उस बड़े हमले को लेकर जहां गैस फील्ड को टारगेट किया गया है और कोनाकोवा पावर प्लांट पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। हमले से पावर प्लांट में लगी भीषण आग को लेकर भी खबर आई है। सेवर इलाके में हमलों से भारी नुकसान का दावा। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, ड्रोन हमलों को लेकर किस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया और इन्हीं ड्रोन हमलों से कैसे अब मॉस्को को दहला दिया गया है, ये बड़ी खबर। और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स लगातार हमें यह बता रहे हैं कि इस वॉर फ्रंट पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें रूस का अगला कदम और कितना भयावह हो सकता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले आज की वो ग्राउंड रियलिटी जहां यूक्रेन ऑपरेशंस के तहत मॉस्को को दहला रहा है। इसमें क्रेमलिन से 3 किलोमीटर दूर बड़ी इमारत पर हमले को लेकर खबर आई, कोनाकोवा पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर, रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमलों से मची दहशत को लेकर खबर, पोडोल्स्क और स्टुपिनो इलाके की इमारतों को किया गया टारगेट। रूसी एयर डिफेंस ने जिस तरीके से 5 ड्रोन्स को तबाह कर दिया, मॉस्को के मेयर सुबायानिन की तरफ से भी इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन के इन्हीं विनाशक हमलों से रूस में भी दहशत है और रूस कैसे थर्रा गया है, अगली बड़ी खबर है। क्योंकि रूस के 10 शहरों पर एक साथ ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल पर उन 10 इलाकों के बारे में भी रखूंगी इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन ने स्पेशल ऑपरेशन चलाते हुए अब सीधे कुर्स्क से लेकर मॉस्को तक ड्रोन बरसाने शुरू कर दिए हैं। और यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन्स की जो तस्वीरें अब तक आपने देखी हैं, आपको बता दें बेलगोरोद और ब्रयांस्क में भी हमलों से दहशत को लेकर खबर है। ब्रयांस्क और वोरोनिश में 36 यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। तो एक के बाद एक जिस तरीके से अलग अलग
इलाकों को दहलाने की कोशिश की गई है उसमें यह साफ है कि सीधे मॉस्को को टारगेट किया जा रहा है। अब ड्रोन हमलों से रूस के वो कौन कौन से 10 शहर हैं जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है। कुर्स्क कितना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर प्लांट के लिहाज से। यहां पर चलाए गए स्पेशल ऑपरेशन के बाद लगातार एक्सपर्ट से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि आखिर किस वजह से कुर्स्क को टारगेट किया गया। रोस्टोव पर हमले को लेकर खबर है, वोरोनिश, तुला, कालुगा, ब्रियांस्क, मॉस्को, किरोव, बेलगोरोद, ये जो दायरा सर बख्शी सर बढ़ता जा रहा है, उसी पर मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि रूस के सीधे 10 शहरों में मॉस्को को सीधा टारगेट करते हुए जो हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसमें किस लेवल तक आपको लगता है कि कुर्स्क को टारगेट करने के बावजूद भी जो बात राजन सर कह रहे थे, नेगोशिएट करने की ज़ेलेंस्की सोच भी सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि ये कोई नई घटना नहीं है कि यूक्रेन टारगेट कर रहा है रूस में उसकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो प्रोमिनेंट टारगेट्स हैं जैसे मॉस्को का राजधानी और उसके ऑयल फील्ड्स और एयर फील्ड्स, ये कई हमले रूस के बरखिलाफ ये कर चुका है यूक्रेन। जवाब में रूस ना केवल ड्रोन से अटैक कर रहा है, रूस ड्रोन्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल विनाश कर चुका है। राइट, ठीक है। ये जो ज्यादातर स्ट्राइक्स जो यूक्रेन की हैं, एक ड्रोन कितना किलोग्राम जो है वो ले जा सकता है एक्सप्लोजिव मिसाइल से 1/10वां हिस्सा। ठीक है, ये ज्यादातर पब्लिसिटी के स्टंट है। ये दिखाने के लिए है कि साहब हम भी रूस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो डैमेज हो रहा है वो तो जरा आप यूक्रेन की तरफ देख लीजिए कि वो पलटवार करता है रॉकेट्स, मिसाइल्स, इस्कंदर्स और अपने जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनसे वो पलटवार करता है, जिससे जो धमाके हैं 10 गुना के होते हैं, नुकसान 10 गुना ज्यादा का होता है। हाँ, टैक्टिकल और मीडिया के लिहाज से ये बड़ा ऑप्टिकल एक अच्छा इल्यूजन देता है कि हम भी रूस को मार रहे हैं, लेकिन कहना कि रूस तबाह हो रहा है, रूस ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बहुत एग्जैजरेशन है साहब। रूस टिका हुआ है। रूस हर जो भी इस टाइप का हमला होता है अगले दिन या उसके अगले दिन भीषण पलटवार होता है जो 10 गुना ज्यादा विध्वंसक होता है। सर, इवन इफ दिस इज जस्ट अ पोस्टरिंग, आप ये बात कह रहे हैं कि अगर ये महज पोस्टरिंग ही है, हकीकत तो ये है ना कि सीधा अब मॉस्को के अंदर तक वार किया जा रहा है। खबर यही है कि पश्चिम रूस में लगातार विध्वंसक हमले हुए हैं सर, और यूक्रेन जिस तरीके से भीषण ड्रोन अटैक कर रहा है। वापस आती हूँ बख्शी सर आपके पास। रूसी एयर डिफेंस से पलटवार को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है सर। पुडलिस्क में ही टारगेट से एयर डिफेंस भी भटका है। तो रूस में आज 10 शहरों में यूक्रेन से ड्रोन वर्षा की गई और रूस के 10 शहरों में प्रचंड हमले किए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से 158 ड्रोन हमलों का दावा किया गया है। हालांकि मॉस्को से लेकर कुर्स्क तक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लगातार एक्सपर्ट से ये समझ रहे हैं कि आखिर किस स्ट्रैटेजी के तहत यूक्रेन अब सीधे मॉस्को पर वार कर रहा है। इवन इफ अगर ये महज पोस्टरिंग ही है, बावजूद उसकी हकीकत ये है कि फिलहाल अब दावे यही किए जा रहे हैं कि सीधे यूक्रेन की तरफ से 158 ड्रोन हमले हुए हैं और मॉस्को से लेकर कुर्स्क तक, बेलगोरोद से लेकर कालुगा तक यूक्रेनी हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। यही तस्वीर भी आपके सामने है और इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरीके से अब मॉस्को को दहलाने की ये जो कोशिश हो रही है, उसी के तहत ये समझना जरूरी है कि आखिर रूस पर हमले को लेकर यूक्रेन क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है। लेकिन अब रूस पर ही हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है और हमले से पहले नेटो और यूक्रेन की हुई सीक्रेट मीटिंग को लेकर एक खबर सामने आ रही है। शरदेंदु सर, सवाल आपसे करूंगी इस लिहाज से, क्योंकि खबर यह सामने आ चुकी है कि जर्मनी में नेटो यूक्रेन की सीक्रेट मीटिंग हुई है। 35 यूरोपीय देश के कमांडर्स की बैठक को लेकर खबर बड़ी है। जर्मन न्यूज एजेंसी बिल्ड की तरफ से किए जा रहे बड़े खुलासे को लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए कि आखिर किस तरीके से हमले से पहले नेटो और यूक्रेन की यह सीक्रेट मीटिंग हुई थी।
तो रूस पर हमले को लेकर यह एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां यह साफ हो गया कि हमले से पहले किस तरीके से बाकायदा 35 यूरोपीय देशों के कमांडर्स की बैठक हुई है। मतलब क्या समझा जाए शरदेंदु सर, हमले से ठीक पहले नेटो और यूक्रेन की सीक्रेट मीटिंग का, जहां 35 यूरोपीय देश के कमांडर्स की मौजूदगी में क्या ऑपरेशन को चलाने को लेकर हुआ फैसला? जी हां, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से यूक्रेन अपने हमले कर रहा है और रशिया के 10-10 शहरों पे तमाम तरीके के ड्रोन से हमला किया और रिजल्ट भी दिया है, सारे के सारे सटीक अटैक थे। लेकिन इसकी पूरी रूपरेखा नाटो कंट्रीज के साथ मिलकर बनाई गई है। जर्मनी में, जैसा आपने बताया, दोनों की मीटिंग हुई है। यही यूक्रेन था 2 साल से अपने ऊपर हमले झेल रहा था, एक बार भी रशिया के ऊपर अटैक करने की उसने हिमाकत नहीं की। अब क्या हो गया कि उसने 10-10 शहरों पे अटैक करना शुरू किया। देखिए, पूरी वॉर मशीनरी, पूरा इक्विपमेंट, हथियार नाटो कंट्री और अमेरिका द्वारा दिया गया है। अब उसकी छूट मिल गई है कि आप रशिया में किसी भी तरीके से अटैक करें। तो मैं इस एक्सटेंट तक बोलूंगा कि उसके जो ट्रेनिंग क्रू हैं, जो उसको लॉन्च करने के जो की पर्सनल हैं, और जिस तरीके की टारगेटिंग और मैपिंग की गई है रशिया की, ये सारा कुछ नाटो की मदद से किया गया है, जिसमें जर्मनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। सारे साजो सामान पोलैंड में डिप्लॉयड है। तमाम ऐसे नेबरिंग कंट्री जो नाटो के सदस्य हैं, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल वहां पे डिप्लॉयड है। टारगेटिंग की गई है और हर बार अटैक से पहले जर्मनी या उसके सिंपैथाइजर फ्रांस, यूके, इनके बीच में एक बातचीत होती है और टारगेटिंग किया जाता है। उसके तहत यूक्रेन इस तरीके के हमले कर रहा है। यूक्रेन की खुद की काबिलियत नहीं थी किसी भी तरीके से अटैक करने के लिए। जिस तरीके से कुर्स्क का ऑपरेशन प्लान किया, 8000 सैनिकों ने सरप्राइज अटैक करके उसको कैप्चर किया। जिस तरीके से पावर सेंटर को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, ये देखिए पूरा रेप्लिका है। रशिया ने भी उनके पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाया था। उसके एवज में उन्होंने कानाकोवा पावर सेंटर को देखिए आज की डेट में स्ट्राइक किया। तो कहीं न कहीं देखिए नाटो के कंट्रीज का पूरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। बस ये है कि नेटो की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या रूस वर्सेस नेटो की जो हम इतने महीनों से बात करते आए हैं, राजन जी, सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले यूक्रेन को नहीं मिलेंगी अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन को नहीं मिलेंगी अमेरिकी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल, और कीव ने रूस पर हमले के लिए जिस तरीके से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल की डिमांड की थी, वो डिमांड पूरी नहीं होगी। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से CNN का यह दावा आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को लेकर पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट सालों से आ रही खबर के बाद आज के इस हालात में भी ये डिमांड पूरी ना होना, कीव ने रूस पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड की थी, लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं होगी, नहीं मिलेगी अमेरिकी मिसाइलें। बड़ी खबर जानिए, जहां यूक्रेन के रक्षा मंत्री अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मिले, और इस मुलाकात के बाद यह खबर सामने आ रही है जिसमें यह साफ हो गया कि यूक्रेन ने अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइलें जो मांगी थी, उसमें आर्मी टैक्टिकल मिसाइल से रूस पर हमले की छूट दिए जाने की मांग रखी गई थी, और अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल की नई खेप देने से अब मना कर दिया है। हालांकि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल की प्रोडक्शन में कमी इसकी बड़ी वजह जरूर मानी जा रही है, लेकिन इस पर भी सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर, F-16 को लेकर क्या यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्योंकि यूक्रेन नहीं जाएंगे अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स। अब अमेरिकी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लिया गया यह बड़ा फैसला, और बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन की मांग को ठुकरा दिया है। तो यूक्रेन की इस मांग को ठुकराने का मतलब आखिर है क्या? एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले यूक्रेन से दूरी अमेरिकी मजबूरी क्यों? क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स यूक्रेन नहीं जाएंगे। जैक सुलिवन की सलाह के बाद बाइडेन का यह फैसला, अमेरिका को आशंका रूसी टारगेट पर होंगे अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स, और F-16 और दूसरे अमेरिकी हथियारों की मेंटेनेंस भी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि नीदरलैंड के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स यूक्रेन जा सकते हैं। सबसे पहले राजन सर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन, यूक्रेन को अमेरिका की ना आखिर क्यों? बड़े सवाल, क्या यूक्रेन में F-16 क्रैश होने से अमेरिका नाराज है? क्या यूक्रेन की नॉन स्टॉप मांग से अमेरिका नाराज है? क्या अब यूक्रेन को सैन्य मदद देकर भी अमेरिका थक चुका है? हालांकि इस पर सवाल करने से पहले राजन सर, सवाल वही आपसे, नीदरलैंड कहता है कि छूट मिलनी चाहिए कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कहां करे, कैसे करे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेटो के साथ हो रही बैठक जिसमें यूएस के अधिकारी भी मौजूद थे, और दूसरी तरफ यह खबर सामने आना कि हम आपकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरी नहीं कर सकते। क्या प्रोजेक्ट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से नेटो में भी खासकर जो
जो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल देश हैं जो कि रूस के काफ़ी करीब हैं, चाहे वो बाल्टिक स्टेट हो और जो जर्मनी भी काफ़ी करीब है, तो उनको यह लग रहा है कि अब जो है दायरा जो है ये कोई लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जब तक दनिएस्क लुहांस्क में सारे एक्टिविटीज़ हो रहे थे तब तक वो काफ़ी लोकलाइज था। और लेकिन अभी उनको यह लग रहा है कि चूंकि यूक्रेन कर्स्क में जा चुका है तो उनको लग रहा है कि अब, और रूस भी बोल रहा है कि अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वो चेंज कर रहा है, रूस बोल रहा है कि वो मिसाइल नेटो अगेंस्ट में यूज़ कर सकता है। और इस ढंग के स्टेटमेंट मेदवेदेव से नहीं आ रहा है, इस ढंग का स्टेटमेंट उनके लावरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर डिफेंस मिनिस्टर है उनसे आ रहा है। तो आप इसका मतलब है कि वो काफ़ी सीरियस स्टेटमेंट है जिसको कि नेटो समझता है कि ये केवल पोस्टरिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। तो अब नेटो के देशों में खलबली यह है कि इसको कैसे एक तरह से लिमिट वॉर को किया जाए जिससे कि ऐसा ना हो कि सच में न्यूक्लियर पावर पे अटैक हो जाए या न्यूक्लियर अटैक की संभावना बन जाए यूरोप पे। मुझे लगता है नेटो की जो जर्मनी में मीटिंग हुई थी यूक्रेन के साथ इसी स्ट्रैटेजी को लेके थी कि हम किस हद तक आपको सपोर्ट कर पाएंगे और आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि अगर इसमें किसी न किसी तरीके से नेटो अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए या एक बॉम्ब अगर नेटो पे रूस गिरा दे तो ऑटोमेटिकली नेटो इन्वॉल्व हो जाएगा। बख्शी सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर, क्योंकि यहाँ सवाल F-16 और F-16 को लेकर क्रैश होने के बाद अमेरिका पर भी उठे सवाल को लेकर एक क्विक रिस्पांस बख्शी सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक F-16 जो कि फाइटर जेट है अमेरिका का, बड़ा कॉम्प्लेक्स जहाज है, बहुत मेंटेनेंस चाहिए, वो क्रैश हो चुका है यूक्रेन में। वो कह रहे हैं मेंटेनेंस के कारण के प्रॉब्लम के कारण वो क्रैश हुआ है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के कारण क्रैश हुआ है। थ्योरीज बहुत घूम रही है। यूक्रेन की एयरफोर्स के चीफ को सैक कर दिया है जेलेंस्की ने कि ये जहाज गिरा। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जहाज है। यूक्रेन पायलट्स को ज़्यादातर रूसी फाइटर्स के ऊपर एक्सपीरियंस है। इसको उड़ाने के लिए उनको बहुत ट्रेनिंग चाहिए जो अभी मैं नहीं समझता पूरी हुई है। मेंटेनेंस के लिए चाहिए। एक विचार था कि साहब यूक्रेन पायलट नहीं उड़ा पाएंगे, अमेरिकी पायलट्स यूक्रेन की यूनिफॉर्म में इसको ऑपरेट करें और इसको वहाँ बेसिस पे भी वही मेंटेन करें जी। अगर मेंटेनेंस ठीक नहीं होगी तो ये बगैर किसी और हरकत के ये जहाज वहाँ पे क्रैश होते रहेंगे। अमेरिका सीधे अपने बंदों को नहीं मरवाना चाहता क्योंकि ये जो है ये टारगेट खास करेंगे अमेरिकी मेंटेनेंस क्रूज को और इन जहाज़ों को। रूस ने तो ये साफ कर दिया है। तो ये कहना कि ये बड़े टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे इस वॉर में, पहले हमें बोला था कि साहब जो कि एंटी टैंक टो मिसाइल्स हैं वो टर्निंग पॉइंट बना देंगे, सिल्वर बुलेट बन जाएंगे, फिर हाइमार्स बोला, फिर एटैकैम्स बोला। कोई एक हथियार सिस्टम इस लड़ाई का पासा पलट नहीं सकता। मेरे विचार में ये 4.5 जनरेशन फाइटर है, जबकि 5th जनरेशन फाइटर्स आ चुके हैं, रूस के पास हैं और F-16 कोई ऐसी काया पलट नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, जहां तक सवाल है आपने उठाया था, मुझे मैं जरा आधा मिनट और दीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि रूस के ऊपर काफी देर से, कोई 1.5-2 महीने से लगातार यूक्रेन अपने ड्रोन से वार कर रहा है ताकि वो बदला ले सके किसी किस्म से या बदला लेते हुए दिखाई दे। लेकिन ये कहना मिलिट्री के व्यू पॉइंट से कि इससे रूस तबाह हो रहा है, रूस मैदान छोड़ देगा, रूस हार जाएगा, ये महज एग्जैजरेशन है। रूस इसको संभालने में सक्षम है। 70 से 80% शूट डाउन हो जाते हैं ड्रोन्स, और जो कुछ जो फटते हैं उनका एक्सप्लोजिव इतना नहीं है कि वो मिलिट्री तौर से भीषण डैमेज कर सकें। वो ऑप्टिकल डैमेज करते हैं जो मीडिया में बड़ा अच्छा लगता है, काफी दहला देने वाला की जो तस्वीरें आती हैं उस लिहाज से आपसे हम ओवरऑल सिनेरियो को, ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दावे यहां पर किए जाते हैं कि किस तरीके से अब डोनेट्स्क में यूक्रेन ने विध्वंसक पलटवार किया है और रूसी सेना पर ड्रोन से विनाशक हमला हुआ है। आपको बता दें नोवोस्लुवस्का में खाक रूसी आर्मर्ड व्हीकल की ये तस्वीर सामने आई है, जहां हमले में कई सैनिकों की मौत का भी किया जा रहा दावा, और यूक्रेनी सेना ने ये वीडियो जारी किया है। और यूक्रेन के कब्जे में रूस के 7 टैंक। खबर है यूक्रेनी सेना के कब्जे में रूस के T-90M टैंक को लेकर, जहां 4 T-80BVM और 2 T-72 टैंक भी कैप्चर हुए हैं और कुर्स्क में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स ने रूसी टैंक को छीना है। आपको बता दें यूक्रेनी सेना ने इसको लेकर बड़ा दावा किया।
और कुर्स्क में रूस के एक और पुल को तबाह करने को लेकर भी खबर है, जहां सईन नदी पर बना पुल तबाह हो चुका है और यूक्रेनी हमले में नष्ट हुआ पंटून ब्रिज। आपको बता दें हाइमार्स GMLRS से यह विध्वंसक हमला किया गया है। दक्षिण की तरफ रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काट दिया गया। और कुर्स्क में फ्रंट फुट पर यूक्रेन, क्योंकि रूस के कुर्स्क में ही लगातार आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना को लेकर दावे किए जा रहे हैं। वहीं कुर्स्क में रूस का एक और पुल तबाह कर दिया गया है और दक्षिण की तरफ रूसी सेना की सप्लाई लाइन को भी काटा गया है। आपको बता दें यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में रूस के 7 टैंक बताए जा रहे हैं। कुर्स्क के 1263 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। वहीं 27 दिनों से जारी कुर्स्क में भीषण जंग को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय कब्जे को लेकर भी बड़े दावे कर रहा है। शरदेंदु सर, अब दायरा अगर कुर्स्क का ही बढ़ता जा रहा है तो ये साफ हो गया ना कि किस तरीके से कुर्स्क में कहीं ना कहीं यूक्रेन बार बार यही प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो पूरी तरीके से ओवर पावर कर चुका है। देखिए, कुर्स्क का जो इलाका रशिया ने खोया है वो उसके लिए साख का मैटर है। रशिया जैसा बड़ा कंट्री और कुर्स्क में 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन से हार जाए, ये उसके लिए थोड़े उसकी साख पे बट्टा लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आज की डेट में रशियन आर्मी ईस्टर्न फ्लैंक पे डिसीजन सीक कर रही है और उसमें उसने 1,61,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर रखा है, जो कि तकरीबन 27% है यूक्रेन का क्षेत्रफल का। तो काफी बड़ी संख्या में रशिया ने वहां विक्ट्री हासिल की हुई है और साथ में ज़पोरिज़िया पावर प्लांट उनके पूरे तरीके से कब्जे में है और उनका एक लिंक एस्टैब्लिश किया है उन्होंने अपना क्रीमिया के साथ। और अगर ओडेसा पे भी वो हमले करके उस पोर्ट सिटी को कैप्चर कर लेते हैं तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आज की डेट में यूक्रेन ने पिछले 15 से 20 दिनों में रूस को बहुत क्षति पहुंचाई है। एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तमाम आपके हिंटरलैंड के सिटीज को उन्होंने टारगेट किया है। ड्रोन को से लड़ने की एक नया वॉरफेयर है, ये लो कॉस्ट ऑप्शन है लेकिन डैमेज करता है। आप भले ही 70% ड्रोन को गिरा लें, एयर डिफेंस सिस्टम से आप उसको बीट कर दें, लेकिन जो ड्रोन गिरते हैं वो तबाही मचाते हैं, उनसे भी जाने जाती हैं। अगर पावर प्लांट में गिरता है तो एक्सप्लोशन होता है, लिहाजा आपका कोई इलाका सुरक्षित नहीं है। इसको रूस को समझना पड़ेगा और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पुख्ता करना पड़ेगा। इलाका इतना बड़ा है, आप कहां एयर डिफेंस सिस्टम लगाएंगे? 24 घंटे आप किसी सिस्टम को ऑपरेशनल मोड में नहीं रख सकते। लिहाजा ये सारे चैलेंजेस हैं रशियन आर्मी के। और रशियन आर्मी में जिस तरीके की कैजुअलिटी हुई है पिछले 2.5 साल में, कांकड़ा कहता है कि 66,000 सैनिक शहीद हुए हैं वहां पे, उन्होंने लड़ाई में अपनी जान दी, तो इसकी कैसे भरपाई होगी? तमाम तरीके के आपने रिक्रूटमेंट करके देख लिए, आपने वैगनर फोर्सेस यूज कर लिए, आपने चेचनियन लड़ाके यूज कर लिए, लेकिन ग्राउंड पे आपको हमेशा ट्रूप्स की जरूरत पड़ रही है। आपके हथियार कम पड़ रहे हैं, सर अटैक, काउंटर अटैक। क्योंकि एक और खबर ले रही हूं, दोबारा बता दूं, खार्किव में थोड़ी देर पहले ही एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, जहां रूसी मिसाइल हमलों से पहले खार्किव को लेकर खबर आई है कि रूस ने मॉस्को हमले का विध्वंसक बदला लिया है और हमले में तबाह हुई इमारतों की तस्वीरें भी लगातार आ रही है सामने, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल बताए जा रहे हैं। तो अभी अब से थोड़ी देर पहले ही खार्किव में बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और ये देखिए तस्वीर, जहां इमारतों में लगी आग और उसके नजदीक खड़ी गाड़ियां भी किस तरीके से आग की चपेट में नजर आ रही हैं। आपको बता दें, अब खबर ये सामने आ रही है कि रूस ने मॉस्को हमले का ये बदला लिया है और कई इमारतों को सीधे टारगेट किया गया है। 3 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर खार्किव से। और विनाशकारी धमाकों से दहले खार्किव को लेकर ही खबर यह भी थी कि रूसी बमबारी से शहर में दहशत है। आपको बता दें कि कैब लेजर गाइडेड बॉम्ब से यहां रूसी हमला हुआ है और पार्किंग के पास बॉम्ब अटैक की यह तस्वीर सामने आई है, देखिए। अब रूसी हमलों से दहले यूक्रेन के सुमी से भी खबर है। सुमी पर स्टैंडर्ड मिसाइल बरसी है और यूक्रेनी सैन्य काफिले पर यह बड़ा मिसाइल हमला था। आपको बता दें 20 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह किए गए हैं। इसी हमले में कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। वहीं रूसी हमले में थर्मल पावर प्लांट भी तबाह हुआ है। यूक्रेन के कुराखोव में यह बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के पावर स्टेशन पर एयर स्ट्राइक की गई। फ्रंटलाइन से 15 किलोमीटर की दूरी पर कैसे यह टारगेट हुआ, देखिए तस्वीर।
आपको बता दें इस हमले से बड़े इलाके में ब्लैकआउट का खतरा है। राजन सर, अब ये देखिए, जिस बात का मैं लगातार आज जिक्र कर रही हूं कि लोकेशंस कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये यूक्रेन का पावर स्टेशन है जहां पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है और फ्रंट लाइन से 15 किलोमीटर की दूरी पर किए गए इस अटैक से ब्लैकआउट का खतरा इलाके में। जी मैं बोलूं? जी आवाज नहीं आ रही थी सुरभि, माफ करेंगे। बोलिए राजन सर, मैं यही बात कर रही थी कि लोकेशंस इस बार जिस तरीके से पावर स्टेशंस को टारगेट किया जा रहा है, ये एक और ऐसी लोकेशन यूक्रेन के खाराकोव की जहां पर सीधे एयर स्ट्राइक की गई पावर स्टेशन पर। जी बिल्कुल। देखिए दोनों की स्ट्रेटजी यह थी। रूस ने पहले यह किया कि सिविलियन एरिया को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया था। उसने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, पहले की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद उसने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू किया। और उनकी स्ट्रेटजी यह है कि चूंकि विंटर आने वाला है और जो मैसिव, जो सबसे ज़्यादा जो सप्लाई जो आता था पहले यूरोपियन कंट्रीज को भी जो जाता था वो रूस के माध्यम से 30 to 40% जर्मनी को भी जाता था। तो उनकी स्ट्रेटजी यह है रूस की कि इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डैमेज कर दें कि विंटर में क्राइसिस का सिचुएशन हो जाए और फिर यूक्रेन की जनता जेलेंस्की के अगेंस्ट में हो जाए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो टारगेट्स हैं वो ये जो उनके जो पेट्रोल पंप्स या उस ढंग के जो इंस्टॉलेशंस हैं एनर्जी के वो हैं। और अब यूक्रेन भी यही कर रहा है रूस में कि वहां पे जो एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं रूस के अंदर उसको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। तो एक तरह से एक उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करो और उससे लोग तबाह होंगे, फिर रेजिम के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल, लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट का रुख करेंगे क्योंकि यहां खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से अब 50 रॉकेट अटैक और बंधकों की मौत। आज एक बड़ी खबर उस वॉर फ्रंट से आई है, हालांकि तस्वीरें भी आपके सामने उन बंधकों की जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। और बड़ी खबर यह कि वेस्ट बैंक में मारा गया है इस्लामिक जिहाद कमांडर। आपको बता दें ये खबर एयर स्ट्राइक में मोहम्मद कतरावी की मौत को लेकर है। आईडीएफ और शिनबेट का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। हमले में तबाह कतरावी की कार की ये तस्वीर देखिए। और अब इजराइल के गश एज़ियोन में बड़ा हमला हुआ है। कार बॉम्ब अटैक में भारी धमाका, हमले में कई गाड़ियां तबाह। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ऑपरेशन का बदला। और इजरायली सेना पर बेहद करीब से हुए हमले को लेकर भी खबर आई, जहां राफा में हमास का ये गुरिल्ला अटैक। तस्वीर अल कसाम ब्रिगेड ने कैसे हमले को दिया अंजाम, देखिए इजरायली काफिले पर यह भीषण अटैक। इजरायली सैन्य ठिकाने पर रॉकेट अटैक को लेकर भी खबर है। ज़िकिम मिलिट्री बेस पर हमास का यह हमला, अल कुद्स ब्रिगेड ने रॉकेट बरसाए। ज़िकिम बेस को भारी नुकसान पहुंचाने का किया जा रहा है दावा। और अब हमास की टनल में मिले 6 बंधकों के शव को लेकर खबर। राफा में इजरायली ऑपरेशन के दौरान शव मिले। आपको बता दें 2 महिलाओं समेत 6 की हमास ने हत्या कर दी है और आईडीएफ दावा कर रहा है इजरायली ऑपरेशन से कुछ देर पहले ही हत्या को अंजाम दिया गया। तो 50 रॉकेट अटैक और बंधकों की मौत को लेकर क्या खबर सामने आई और किस तरीके से हमले को दिया गया अंजाम, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आई है कि एक टनल में कैसे बंधक छिपे हुए थे और आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि इजरायली ऑपरेशन से कुछ देर पहले ही हत्या हुई। बंधकों की हत्या कर भाग निकले हमास के लड़ाके। हालांकि 6 बंधकों की हत्या को लेकर खबर। राफा में इजरायली ऑपरेशन के दौरान शव मिले हैं। जान गंवाने वाले बंधकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। आईडीएफ के हमास टनल तक पहुंचने से एक दिन पहले हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब तक 97 बंधकों में से 33 की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। हालांकि टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, आपको बता दें 6 बंधकों की हत्या की खबर सामने आई है। अब बंधकों की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आपको बता दें तेल अवीव में सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन को लेकर खबर है। नेतन्याहू सरकार पर बंधकों के परिजन भड़क गए हैं। नेतन्याहू को बंधकों की मौत का जिम्मेदार बताया। हमास से तुरंत बंधकों की डील करने की मांग की गई है। और हिजबुल्लाह के हमलों से दहले इजराइल को लेकर भी एक खबर आ रही है सामने, जहां बीत हिलेल पर हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है और गलीली में भी गूंजे हमले के रेड अलर्ट सायरन।
आप सभी मेहमानों को हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।